Hello, 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 my check. Hello, my check.
Hello, good morning to all of you. आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोई खास टॉपिक अगर आपको दिक्कत है तो बताइए, पहले मैं उसको डिस्कस करूंगा। कोई खास टॉपिक जिसका थ्योरी में ही बताऊंगा पहले। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कोई खास टॉपिक जहां पर आपको कोई दिक्कत हो। आप लोग का आवाज जा रहा है क्या? मेरा आवाज आप लोग के पास जा रहा है क्या? कोई खास टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप बोलिए। देख लीजिए आराम से, कोई खास टॉपिक आपको दिक्कत है मुझे बताइए। और बोलिए, ये तो मैं बता दूंगा। और बोलिए, दो चार टॉपिक और यहाँ लिखिए। दो चार टॉपिक और बोलिए। जिन जिन लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ टॉपिक्स में दिक्कत है बोलिए, यहाँ लिखिए। मैं एक एक करके उनको डिस्कस करूंगा। मैं लिख लेता हूं। सबसे पहले आपने बोला इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। और टॉपिक बोलिए, सोचिए, देखिए, आराम से बोलिए। और सोचिए।
मोलर कंडक्टिविटी, वेरी गुड। और बोलिए, और बोलिए सोचकर, कॉलर्स लॉ, हकेल ऑनसेजर, मैं स्पेसिफिकली इन्हीं पर फोकस करूंगा। और कुछ बोलिए, और एक दो टॉपिक और बताइए। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, उससे मुझे फिक्स रहेगा ना कि मुझे इस एग्जैक्टली यही चीज बताना है। और एक आध चीज कोई, स्टार्ट करिए। मैं समझता हूं बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक आपने सेलेक्ट ऑलरेडी कर लिया है, अब इनको डिस्कस किया जाए वन बाय वन। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पूछा गया क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी एग्जाम्स में आता भी है, ठीक है। स्टार्ट किया जाए। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl में आपको ध्यान होगा कि सॉल्यूशन चैम्बर में क्या क्या मौजूद है, ठीक है। उस सॉल्यूशन चैम्बर में क्या क्या मौजूद है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं बेटा, तो सॉल्यूशन चैम्बर में जो जो चीज मौजूद होता है सभी स्पेसीज हमारे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो सारे स्पेसीज जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उन सबको भी हमें ध्यान में रखना होता है कि किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, किसका कम है,
इस बात को भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है, तब जाके हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि कौन एक्चुअली में रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट आपको करेगा। ठीक है, जैसे इसका कॉन्सेप्ट ये है आपको, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl हमसे पूछा गया। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl जब हम कराते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना होता है कि चैम्बर में क्या क्या मौजूद है। वैसे इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रिंसिपल है, इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रिंसिपल है वो कहता है कि एनोड पर उस स्पेसी का ऑक्सीडेशन होगा जिसका SOP का वैल्यू मैक्स हो। एनोड पर वो ऑक्सीडेशन जाएगा जिसका SOP मैक्स हो या SRP मिनिमम, और कैथोड पर उसका रिडक्शन होगा जिसका मिनिमम SOP हो या मैक्सिमम SRP हो। इसी प्रिंसिपल पर हम काम करते हैं। यस, कुछ वैल्यूज हमें याद रखने पड़ते हैं, कुछ वैल्यूज हमें याद रखने पड़ते हैं। कुछ वैल्यूज में जैसे कि कहिए आप, कुछ वैल्यूज में जैसे एक्वस NaCl लिया, एक्वस NaCl जब लेते हैं तो इस समय प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड लिया, वैसे ग्रेफाइट लेते हैं लेकिन लिखा प्लैटिनम है। तो इसमें क्या होता है, एक्वस मौजूद यानी कि वाटर आपको अच्छे खासे अमाउंट में मौजूद है। तो वाटर के सेल्फ आयनाइजेशन से H प्लस एंड OH1 माइनस बनता है। Na प्लस भी मौजूद है एंड Cl माइनस भी मौजूद है। इसका सेल्फ आयनाइजेशन से H प्लस एंड OH माइनस नेग्लिजिबली मिलने के कारण इनको हम नेग्लेक्ट करते हैं। अब हमारे पास जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जा सकता है वो केवल ये तीन स्पेसीज हैं। ये तीन स्पेसीज जो हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन जा सकते हैं, इनमें भी अगर हम रिएक्शन की बात करें तो सोडियम आयन ऑलरेडी ऑक्सीडाइज्ड है, ये फर्दर इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं कर सकता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन आपको Cl माइनस जा सकता है और एक H2O जा सकता है। जब आपको Cl माइनस ऑक्सीडेशन जाएगा तो लिखेंगे एनोड पर क्या रिएक्शन पॉसिबल, तो 2Cl माइनस आपको देगा Cl2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और वाटर का देगा 2H2O O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। इसका E नॉट का वैल्यू -1.23 वोल्ट है। E नॉट का वैल्यू कितना होता है, -1.23 वोल्ट होता है। और ऊपर वाले का E नॉट का वैल्यू -1.38 समथिंग इस तरह से वोल्ट होता है। जब हम कैथोड रिएक्शन की बात करें तो कैथोड पर आपको रिडक्शन सोडियम Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Na बनाता है। इसका E नॉट का वैल्यू आपको याद रखना होगा, इसका E नॉट का वैल्यू -2.71 वोल्ट होता है, -2.71 वोल्ट होता है। और वाटर का अगर देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके वाटर वाला रिएक्शन में आपको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव H2 प्लस 2OH माइनस बनेगा। और E नॉट का वैल्यू यहाँ होता है माइनस में 0.83 वोल्ट। पहले तो हमें ये यहाँ सीखना है कि इन दोनों में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा किसका है, तो इन दोनों में ज्यादा इसका है।
और इन दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा है, तो ज्यादा इसका, यानी ओवरऑल रिएक्शन आपका यही होगा। ठीक है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 एंड 4 कैंसिल हो जाएगा, आएगा 2 और 4 6 6H2O इज इक्वल टू O2 प्लस 2H2O प्लस 4H प्लस 4OH माइनस। तो ये आपको यहां से 4 से कट कर 2 बन जाएगा, यानी 2H2O आपको O2 प्लस 2H2 बनता है। यानी कि एनोड पर और कैथोड पर दोनों जगह, एनोड पर और कैथोड पर, एनोड पर और कैथोड पर दोनों ही जगह आपको वाटर लिक्विड जो है उसी का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। ठीक है, देखिए ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज वेरी स्लो। ठीक है, ये काफी स्लो होता है। In order to increase the speed of electrolysis, what can we do? We can increase the external voltage that we applied for the electrolysis. तो जब हम एक्सटर्नल वोल्टेज को हम अप्लाई करते हैं तो वहां पर होता क्या है, ये देखिए, इन सबको मिटाते हैं। देखिए अभी इलेक्ट्रोलाइसिस जो हमने करवा रखा है, इसको करवाने के लिए कितना वोल्टेज हमें देना था? एक ये रिएक्शन करवाए हो तो -0.83 और एक ये रिएक्शन करवाए हो -1.23, ऐड कर दीजिए, 3 3 6 8 और 2 10 और 2, मतलब बाहर से आपको 2.06 से जस्ट बड़ा वोल्टेज अगर दे दीजिएगा तो आपको इलेक्ट्रोलाइसिस में हो जाएगा। लेकिन इस इलेक्ट्रोलाइसिस ये काफी स्लो होता है, तो इस इलेक्ट्रोलाइसिस के स्पीड को इंक्रीज करने के लिए हम लोग एक्सटर्नल वोल्टेज जो हम लोग अप्लाई करते हैं उसको और इंक्रीज करते हैं, ये जानते हुए कि स्पीड बढ़ेगी। तो जैसे ही हम उसको करते हैं, अब आपको क्या होता है कि बढ़ाते बढ़ाते ऐसा हालत हो जाता है कि इससे थोड़ा सा ही आगे जाने पर ये -0.83 एंड -1.38, इसको जोड़ दीजिए, कितना आ जाता है? 8 3 11 8 3 11 और 1 12। और जैसे ही हमारा वोल्टेज 2.06 से बड़ा तो था ही पहले से, स्पीड को बढ़ाने के लिए हम इस वोल्टेज को, एक्सटर्नल वोल्टेज को बढ़ाते हैं। जैसे ही मेरा वोल्टेज इस वोल्टेज से बड़ा होता है, दिस रिएक्शन आल्सो बिकम्स विजिबल। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह होता है, ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है ये स्लो होता है और ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है ये फास्ट होता है। तो इसकी कंपैरिजन में ये काफी ज्यादा हमें लगता है। और मेन प्रोडक्ट हमारा क्लोरीन गैस, मेन प्रोडक्ट हमारा कौन बन सकता है? क्लोरीन गैस हमारा मेन प्रोडक्ट, कोई दिक्कत। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज ये भी जानना है कि क्लोरीन हमारा मेन प्रोडक्ट तो बनने लगता है, लेकिन कुछ कुछ ऑक्सीजन गैस भी लिबरेट होता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें यहाँ तो Cl2 एंड O2 का एक मिक्सचर लिबरेट होता है एनोड पर, इसी को हम लोग क्या करते हैं? EU क्लोरीन करते हैं। क्या करते हैं बेटा? इसको हम लोग EU क्लोरीन करते हैं। तो इसमें तो हमें इतना ही सीखना है। अभी अगर और किसी को दिक्कत हो, इसमें कोई कंफ्यूजन तो पूछ सकते हैं। और कोई दिक्कत हो इस टॉपिक में खास करके?
ठीक है, चलिए इसमें कोई दिक्कत आप ऐसा कह रहे हैं नहीं है। अगला टॉपिक उठाते हैं। अगला टॉपिक हमसे पूछा गया है मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस क्या होता है? इट इज द कंडक्टिविटी ऑफ एन aqueous solution. It is the conductivity of an aqueous solution having the electrolyte of the concentration unit molar. ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है बेटा? इट इज दी conductivity of an aqueous solution. It is the conductivity of an aqueous solution having conductivity of the electrolyte equals to unit molar. ठीक है, और मोलर कंडक्टिविटी में क्या बताएं? कोई खास चीज बोलोगे तब ना। बताओ, मोलर कंडक्टिविटी में कोई खास चीज बताओ। ऐसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है। मोलर कंडक्टिविटी में कोई खास टॉपिक है तो बोलिए। ऐसे इतना लंबा चीज, मोलर कंडक्टिविटी तो बहुत बड़ा चीज हो गया। कोई खास चीज दिक्कत है तो बोलिए।
यानी कोहलर्स लॉ आपको स्पेसिफिकली चाहिए, है ना। ये थोड़ा ठीक हुआ, चूंकि कुछ इतना बड़ा कह दीजिएगा मोलर कंडक्टिविटी, तो ये तो बहुत बड़ा चीज ना होता है। कोहलर्स लॉ क्या होता है? कोहलर्स लॉ आपका होता है कि कहता है कि जैसे नियरली जीरो कॉन्सेंट्रेशन, नियरली जीरो कॉन्सेंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जब नियरली जीरो कॉन्सेंट्रेशन होता है, इसके अंदर मोलर कंडक्टिविटी किसके प्रोपोर्शनल होता है? इट इज प्रोपोर्शनल टू concentration of ions. It is proportional to concentration of ions. ठीक है। अब जितना ज्यादा ये होगा मोलर कंडक्टिविटी उतना ज्यादा होगा, लेकिन इसका एक उल्टा भी होता है, जितना कम ये होगा उतना कम नहीं। ठीक है, ये सब हम ऑलरेडी जानते हैं। तो होता क्या है कि मोलर कंडक्ट मैंने कॉन्सेंट्रेशन को कम करते कम करते कम करते इतना कम कर देते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी इसका काफी कम हो, और काफी कम हो जाने पर दो चीज हमें देखना होता है। पहला चीज, अगर हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में लैम्डा एम होता है कप्पा बाय कॉन्सेंट्रेशन, और कप्पा जो आपका होता है, कप्पा जो आपका होता है वो कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है, और नीचे भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म। तो ये एक कांस्टेंट बन जाता है। क्या बन जाता है? कांस्टेंट बन जाता है। यानी कि मोलर कंडक्टिविटी का ग्राफ कॉन्सेंट्रेशन के साथ जब खींचा जाए तो it should have been parallel to concentration axis. It should have been parallel to concentration axis. इसके पैरेलल होना चाहिए, क्योंकि लैम्डा एम कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट आता है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली डेबाई हकेल एंड ऑनसेजर ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने पाया कि ये ऐसा नहीं होता है, बल्कि ये कुछ ऐसे है। ये ग्राफ कुछ ऐसे आता है, ये ग्राफ आपको कुछ इस तरह से आता है। ठीक है, ये ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से आता है। तो ये ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से क्यों आता है, ये चीज आपको पढ़ना है। तो डेबाई हैकेल एंड ऑनसेजर ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उनको आया लैम्डा एम इज इक्वल टू lambda m at any concentration c is equal to lambda naught m minus b root c। ठीक है, लैम्डा नॉट m या लैम्डा m इंफिनिटी
दोनों लिखा हुआ रहता है। लैम्डा नॉट एम का मतलब होता है मोलर कंडक्टिविटी एट नियरली जीरो कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट नियरली जीरो कॉन्सेंट्रेशन, और लैम्डा एम इंफिनिटी लिखा हुआ है तो ठीक है, जब नियरली जीरो कॉन्सेंट्रेशन करेंगे इसका मतलब होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन किए हैं तभी हमको मिला है, ठीक है। तो ये दोनों एक ही चीज है, ये दोनों डिफरेंट। तो होता क्या है कि जब इसको ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो पता चलता है कि एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है, जहां पर एक्स एक्सिस को रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज ये भी पढ़ना जाता है कि ऐसे तो हम जानते हैं कि ये देखिए कि कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने से आयंस बढ़ेगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगा, लेकिन ये घट क्यों जाता है उल्टा, ठीक है। तो इसका पीछे जवाब हमको ये दिया गया है कि जब कॉन्सेंट्रेशन हम इंक्रीज करते हैं तो आयोनिक इंटरेक्शन आपको बढ़ता है। क्या बढ़ता है आपको याद रखिएगा, आयोनिक इंटरेक्शन बढ़ता है। क्या बढ़ता है आपको, आयोनिक इंटरेक्शन बढ़ता है। और जब आपको आयोनिक इंटरेक्शन बढ़ता है, आयन आयन इंटरेक्शन बढ़ता है, तो हर आयन चार्ज कैरी करता है और इनकी वजह से ओवरऑल जो इंटरेक्शन जो बढ़ता है, रिपल्सन वगैरह अट्रैक्शन वगैरह सब जो होता है, इसकी वजह से ओवरऑल मूवमेंट जो होता है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है और इसी कारण से कंडक्टिविटी आपका कम हो जाता है। तो थोड़ा सा नीचे झुका हुआ इसलिए होता है क्योंकि आयोनिक इंटरेक्शन की वजह से मोलर कंडक्टिविटी थोड़ा सा कम होता है। और दूसरी बात, जब कॉन्सेंट्रेशन हम बहुत कम रखते हैं तो हमारा जो कंडक्टोमीटर एक डिवाइस होता है वो हमें एक वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस पर कंडक्टेंस को मेजर नहीं कर पाता है, ठीक है, ठीक है। जब तक एक खास वैल्यू नहीं रहे तब तक उस कंडक्टेंस को वो मेजर नहीं कर पाता, ठीक है। तो इसीलिए इसके इसके इधर हम क्या करते हैं कि हम ये एज्यूम करते हैं कि जब पूरा में स्ट्रेट लाइन है तो ये इधर भी स्ट्रेट लाइन ही रहा होगा और यहाँ पर एक्स्ट्रापोलेट करके हम इसको यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, कट करवा देते हैं और इसी को लैम्डा एम जीरो या लैम्डा एम इनफिनाइट करके हम लिखते हैं। लैम्डा एम जीरो करके लिखते हैं या लैम्डा एम इनफिनाइट करके हम इसी को दिखाते हैं। ठीक है, और इस तरह से आपको डे बाई हैकेल-ऑम्सेजर ग्राफ कंप्लीट हुआ। अब आपको आता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट में जब हम जाते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट समझ लीजिए कि एसिटिक एसिड कैसे टूटता है, एसिटेट आयन NH+ कुछ ऐसे टूटता है। तो ऐसे केस में ये भले ही सी कॉन्सेंट्रेशन आप लिए हुए लेकिन क्या ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा रहा है, नहीं। क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा टूटा हुआ नहीं है। तो टूटा हुआ इसका कितना है, तो टूटा हुआ इसका C माइनस सी अल्फा, टूटा हुआ क्या है C माइनस सी अल्फा, मैंने बचा हुआ है सर, तो टूटा हुआ आपको ये। तो इसका कौन सा कॉन्सेंट्रेशन पानी में आयन के फॉर्म में, तो ये कॉन्सेंट्रेशन पानी में आयन के फॉर्म में। तो ऐसे केस में आप जब निकालने जाइएगा तो ऊपर में आपको क्या आ जाएगा, इसमें क्या किसी एक आयन का जब कॉन्सेंट्रेशन निकालने जाइएगा तो यहाँ पर आपको आ जाएगा इट इज प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इट इज प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। जैसे इसको देखिए, कप्पा प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन, जो कि ये आ जाएगा तो C अल्फा, और नीचे में क्या आ जाएगा C जो उसको आप घोले थे, तो लास्ट में बच कौन जाएगा, लास्ट में बच जाएगा अल्फा, और ये प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट Ka/C। तो जब हम लैम्डा इन ग्राफ इसके साथ खींचते हैं तो समथिंग हाइपरबोलिक होता है। क्या होता है, समथिंग हाइपरबोलिक होता है, और इसका प्रेडिक्शन जो आपका होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक दिक्कत ये होता है बेटा कि जब ये ग्राफ है हाइपरबोलिक है तो
इसको आगे एक्स्ट्रापोलेट करके एग्जैक्टली कहां पर कट करेगा, यहां कट करेगा कि यहां कट करेगा, यहां कट करेगा, ये डिफिकल्ट। और इसीलिए यहां पर जरूरत पड़ता है कोहलर्स लॉ। ठीक है, कोहलर्स लॉ में ये कहा गया है कि जब वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन देते हैं, तक ये सब में दिक्कत कुछ नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का है और ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ, इन सब में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत यहाँ पर है। और वो दिक्कत ये है कि इतना कम कॉन्सेंट्रेशन होता है, एक तो कंडक्टोमीटर उसको मेजर नहीं कर पाता है, दूसरी बात कि ग्राफ ये कर्व है ना, कहां पर एग्जैक्टली कट करेगा वो पता नहीं चलता। इसीलिए कोहलर्स का एक अजम्पशन लिया गया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट में पाया कि नियरली जीरो कॉन्सेंट्रेशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर सभी तरह के आयंस का एक फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड्स द टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। किसी भी तरह के आयंस हो, किसी भी तरह का आयंस हो उस सॉल्यूशन में, सोडियम आयन हो, पोटासियम आयन हो, क्लोराइड आयन हो, ब्रोमाइड आयन हो, सल्फेट आयन हो, नाइट्रेट आयन हो, किसी भी तरह का आयन वहां मौजूद हो, सभी तरह के आयंस का एक फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन होता है और वो किसी भी केस में बराबर होगा। मतलब कोई कहेगा कि पर्सन ए नियरली जीरो कॉन्सेंट्रेशन का एक सॉल्यूशन बनाया है और पर्सन बी भी उसी केमिकल सब्सटेंस का नियरली जीरो कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाया है, तो सोडियम आयन का मोलर कंडक्टिविटी जो पहले केस में है, दूसरे केस में भी एग्जैक्टली वही होगा। क्योंकि आयंस एक दूसरे को किसी भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन में आयंस बहुत कम है और सॉल्वेंट काफी ज्यादा है, तो इसमें सॉल्वेंट में किसी भी तरह का इंटरेक्शन आयंस में किसी भी तरह का आपस में इंटरेक्शन नहीं होता है और इसीलिए उसका एक फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन होता है। पर्सन ए बनाए तो, पर्सन बी सॉल्यूशन तैयार करे तो, पर्सन सी डी सॉल्यूशन तैयार करे तो, सभी के केस में फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन होता है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक प्रिंसिपल दिया गया इस तरह से कि कोई भी आयन आपको हो, जैसे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो जैसे सोडियम क्लोराइड, तो इसका मोलर कंडक्टिविटी होगा नियरली जीरो कॉन्सेंट्रेशन। ऐसे लिखने का रिवाज है, NaCl इज इक्वल टू लैम्डा नॉट m ऑफ, देखिए सोडियम आयन का हम तैयार करें, आप तैयार करें, चाहे तीसरा तैयार करें, सभी केस में ये फिक्स वैल्यू है। यही है कोहलर्स लॉ, समझ गए। अगर कोई कहेगा लैम्डम कैल्शियम फॉस्फेट का, ठीक है, तो हो जाएगा 3 बार इसको लिखना होगा, 3 आयन है ना, तो 3 बार 3 लैम्डा नॉट m Ca2 प्लस and 2 times lambda naught m of PO4 कहो, ये हो गया मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, इक्विवेलेंट की अगर बात करें तो इक्विवेलेंट कहीं भी दीजिएगा लैम्डा नॉट मोलर बाई फैक्टर, जहां पर फैक्टर क्या लिया जाता है, फैक्टर आपको लिया जाता है टोटल चार्ज ऑन ऑल दी कटायन। जैसे लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट अगर कैल्शियम फॉस्फेट का देखा जाए Ca3PO4 पावर 2, अगर इसको देखा जाए तो लैम्डा नॉट m कैल्शियम फॉस्फेट का डिवाइडेड बाय 3 कटायन है, हर कटायन पर 2 चार्ज है, इसलिए 6। लेकिन अगर केवल आयन का देखें, लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट ऑफ आयन, अगर खाली कैल्शियम 2 प्लस आयन का लिखना हो तो एक आयन लिखे हैं और इस पर 2 चार्ज है, इसलिए लिखेंगे लैम्डा नॉट m ऑफ कैल्शियम 2 प्लस डिवाइडेड बाय 2। और अगर आपको फॉस्फेट आयन का लिखना हो तो लिखेंगे लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट ऑफ PO4 का होल 3 माइनस इज इक्वल टू लैम्डा नॉट m ऑफ PO4 3 माइनस डिवाइडेड बाय 3 चार्ज, इसलिए 3 टोटल चार्ज। अगर कंपाउंड में रहेगा, ध्यान रखिएगा कंपाउंड है तो सारे कटायन को लेना होगा,
और इंडिविजुअल आयन है तो एक आयन पर कितना चार्ज है, केवल इसको लिया जाता है। ठीक है, एक आयन पर कितना चार्ज है, केवल आप इसको लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरह से हम करते हैं। तो ये आपको कोहलर्स लॉ और हकेल ऑनसेजर हो गया आपको खत्म। अब आपको एक पढ़ना होता है यहाँ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, तो उसका थोड़ा बेसिक दे देते हैं जैसे आपने बताया है उसके हिसाब से। अब बचा आपको कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। देखिए कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, बहुत प्यास लग रहा है।
एक सेकंड रुकिएगा। आगे उसमें कौन सी आवाज वाली है ऊपर में सिलेक्ट करने में कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ बस उसे होल्ड क्वांटिटी में क्या है, एक नीचे पूछा होल्ड क्वांटिटी तो सेट कर दो, ये सब सिखाते नहीं है। हाँ एलएसई कर एलएसई एस दिखाओ देख रहे हैं कर दिए, हो गया थैंक यू बहुत बहुत कभी सिखाइए ऐसा ना घर बुलाने पता ठीक है ठीक ठीक। तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन एक तारीख से सोचे तो हैं ऑफलाइन करने के लिए, फिर तो सब बच्चे पुराने स्टूडेंट सभी डाउट पूछने आएंगे। ठीक है चलिए, ये मेरा एक फेवरेट टॉपिक है, वो इसलिए चूंकि इसमें कुछ भूलने का है ही नहीं। केमिस्ट्री में अक्सर भूलने की बीमारी होता है, तो इसमें भूलने की बीमारी नहीं होती। चलिए सीखिए इसमें क्या होता है। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या होता है कि इसमें कोई एक इलेक्ट्रोलाइट पहले से पड़ा होता है, इसमें कोई एक इलेक्ट्रोलाइट पहले से पड़ा होता है और आपको इसमें दूसरा केमिकल सब्सटेंस ऐड करना होता है और इसकी वजह से इस चैम्बर के अंदर में कंडक्टिविटी में क्या फर्क पड़ेगा, यही केवल इसमें देखना होता है और ग्राफ प्लॉट कर देना होता है। ठीक है, तो हम कुछ एग्जांपल लेंगे। हम कुछ एग्जांपल लेंगे इस तरह से।
जैसे मान लो कहीं पर पड़ा हुआ है, कुछ ले लीजिए, एसिटिक एसिड किसी जगह पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पहले से ये पड़ा हुआ है। हाँ, आप जानते हैं कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, और इसकी वजह से कंडक्टिविटी यहाँ कुछ है, कम है। और यहाँ कोई एक स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया जा रहा है। मैं कॉन्सेप्ट दूंगा, सारे केस तो नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो इसको बाहर से ऐड किया जा रहा है, तो ग्राफ क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एडेड। जनरली इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्या होगा, मैं आपको बताता हूं क्या होगा। ये Na, ये जो एसिटिक एसिड है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये आयन में तो कम टूटता है, तो आयन में जब कम टूटता है तो ये आपको, आयन में जब ये कम टूटता है तो ये आपको कंडक्टिविटी भी कम शो करेगा। लेकिन जैसे जैसे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे, इसके आने की वजह से इनके बीच में रिएक्शन स्टार्ट होता है और बनता है सोडियम एसिटेट। ध्यान दीजिएगा, सोडियम एसिटेट बनता है एंड वाटर बनता है। ध्यान दीजिए, इसके आने की वजह से ये जैसे ही आएगा, जितना भी आएगा, सोडियम आयन तो सोडियम आयन भी ही रह जाएगा, इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। जितना सोडियम आयन ऊपर से आएगा वो सोडियम आयन ही रहेगा, ठीक है। फर्क क्या पड़ा, फर्क ये पड़ा कि एसिटिक एसिड जो अनडिसोसिएटेड था, जो पहले इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवा रहा था, अब वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवा करके एसिटेट आयन में कन्वर्ट हुआ। तो पहले यहाँ आयन बहुत कम थे, ना के बराबर थे, और अब यहाँ आयन इतने अच्छे खासे हो गए। समझ गए, पहले यहाँ आयन ना के बराबर थे और अब यहाँ आयन इतने अच्छे खासे हो गए हैं। इसीलिए शुरुआती दौर में मोलर कंडक्टिविटी आपको क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा। मोलर कंडक्टिविटी आपको कुछ इंक्रीज करेगा, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, समय आते आते ये कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। जब ये कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा तो अब आपको पता तो है नहीं, अब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड तभी ऐड करके जाएंगे क्योंकि आपको कभी नहीं पता चलेगा ये कब खत्म हो गया, तो आप अनजाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड तभी ऐड करते जाएंगे। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आप ऐड किए वो चैम्बर में एक्स्ट्रा आयंस है जो पहले वहां नहीं थे, और इसीलिए मोलर कंडक्टिविटी और बढ़ेगी। अब ये ग्राफ में उल्टा थोड़ा और स्लोप क्यों बढ़ा दिया, वो इसलिए क्योंकि पहले एसिटेट आयन था, अब उसके जगह पर हाइड्रोक्साइड आयन है, जिसका मोलर कंडक्टिविटी एसिटेट आयन से काफी ज्यादा है। इसीलिए इसका ग्राफ आपको कुछ इस तरह से चलता है, ठीक है। ठीक है, अब इसमें कोई और अगर आपको दिक्कत लगता है कि कोई और टाइट्रेशन सर बता दीजिए तो बोलिए, मैं सीधे उस टाइट्रेशन को एक्सप्लेन कर दूंगा, बोलिए तो।
वीक एसिड वर्सेस वीक बेस। चलिए वीक एसिड वर्सेस वीक बेस को देखा। देखिए वीक एसिड तो है, केवल यहाँ वीक बेस कर दिया। देखो बेटा वीक बेस में जो कॉमन हमारे सामने है वो या तो NH4 OH रहेगा या तो अमोनिया एक्वस ईथर है। हम तो जानते हैं कि ये दोनों एक ही, ठीक है। और एग्जाम में ठगने के लिए ये सब भी दे दिया है, NCH3N ये भी दे दिया है, कभी C2H5 का होल 3N दे। आप घबराइएगा नहीं, इसको अमोनिया मानिए और काम करिए, ठीक है। तो इसको जब लेते हैं NH4OH पकड़ के चलिए, तो पहले तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये टूटा हुआ तो है नहीं, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो आपको टूटा हुआ तो है नहीं। तो जब वीक इलेक्ट्रोलाइट आपको टूटा हुआ नहीं है तो कंडक्टिविटी शुरू में कम होगा, ठीक है। लेकिन जब इसको हम ऐड करते हैं तो इनके बीच में रिएक्शन होता है और बनता है अमोनियम एसीटेट एंड वाटर। तो पहले डिसोसिएशन में आयंस नहीं के बराबर, लेकिन जितना रिएक्शन होगा आयन बनेगा, आयन के बढ़ने से कंडक्टिविटी आपको शुरू में बढ़ेगी, कोई दिक्कत। लेकिन एक बार जब ये कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा तब आप इसको डालिएगा, ये खुद भी तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आने के बाद ये टूटेगा तो है नहीं, तो नहीं टूटेगा तो आपको जो मोलर कंडक्टिविटी है उसमें भी कोई खास इंक्रीमेंट आपको नहीं होगा, इसलिए ग्राफ कुछ को ऐसे जाएगा, ठीक है। ग्राफ कुछ आपको इस तरीके से जाएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत? कल न्यूमेरिकल करेंगे, आज थ्योरी वाला पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, और कोई चीज आपको यहाँ पूछना हो थ्योरी पार्ट में? नहीं पूछना है तो नहीं पूछना है, तो आपको तो फिर क्वेश्चन बनाना होगा। मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन देता हूं, उसका जवाब मुझे आप दीजिए। कुछ भी क्वेश्चन मैं नहीं दूंगा जो कुछ बात सिखा सके। ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से नॉर्मल आते हैं, मतलब कोई हाई फाई नहीं रहता है, बनने वाले होते हैं।
जैसे क्वेश्चन ये है, मैं भेज रहा हूं, देखिए तो क्या होगा इसका जवाब। कल सेलेक्ट करके आपको देंगे क्वेश्चन। मैं आपको सेंड कर दिया हूं कुछ। देखिए तो इसको करके
हेलो हेलो, कर लिए? गर्मी इतना है ना कि वीकनेस जैसा लगता है। बाप रे, बादल बहुत बना हुआ है। ये तो देखने के साथ ही आपको आ जाएगा। सुनिए ना, क्वेश्चन सेलेक्ट करके अब कल करते हैं, ठीक है? ऐसे करने से कोई फायदा नहीं, कल उठाते हैं, ठीक है? क्वेश्चन सेलेक्ट करके। और सुनिए, तभी कोई टॉपिक में, कोई गहराई में कोई चीज आपको इस चैप्टर में दिक्कत हो तो कल भी बताइए, ठीक है? क्योंकि वो समस्या, वो प्रॉब्लम, वो कंफ्यूजन आपका दूर होना चाहिए, ठीक है? उसको पहले ही मुझे व्हाट्सएप कर दिया करिए, उससे टाइम कम जाता है, ठीक है? ठीक है, रुकते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ अकबक लग रहा है, मौसम ऐसे किए हुए।